हम दुनिया का कोई भी काम करते हैं, चाहे मान लीजिए कोई स्किल सीखते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मान लीजिए आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, जैसे गिटार सीखते हैं। तो गिटार सीखते वक़्त सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मान लीजिए आप यूट्यूब से सीख रहे हैं, तो आपने इन्फॉर्मेशन ली यूट्यूब से, वीडियो से, कि इस तरीके से गिटार को पकड़ना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन उसकी प्रैक्टिस करते वक़्त न्यूरल शॉर्टकट्स बनाता है या फिर कह लीजिए एक न्यूरल पाथवे डेवलप करता है। न्यूरल पाथवे का मतलब है एक ऐसा रास्ता, जैसे एक जंगल है। अब उस जंगल में आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। लेकिन बीच में बड़ी-बड़ी घास, पेड़-पौधे हैं, जंगली पेड़ हैं, जंगली पौधे हैं। अब आपको ये रास्ता जो बनाना है, वो कैसा बनाना है? वो इस तरीके से बनेगा जब आप धीरे-धीरे पेड़ काटना शुरू करेंगे, एक स्पेसिफिक पाथवे पर चलते रहेंगे, पेड़ काटते रहेंगे या फिर सिर्फ चलते भी रहेंगे तो घास दबना शुरू हो जाएगी और जब घास दबना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमैटिकली एक रास्ता फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही जब आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपने देखा गिटार को इस तरीके से बजाना है, आपने वैसे ही प्रैक्टिस करनी शुरू की। शुरू-शुरू में आपका हाथ ढंग से नहीं बैठेगा, आप उसे ढंग से नहीं पकड़ पाएँगे। आपको स्ट्रमिंग करने में प्रॉब्लम होगी, आपको पिक पकड़ने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन धीरे-धीरे जब उस जंगल की घास कटती रहेगी, एक न्यूरल पाथवे डेवलप होता रहेगा। मतलब उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करना है, हर बार उसमें प्रोफ़िशिएंसी आती रहेगी। इसका मतलब ये है कि जब आपका पूरी तरीके से वो रास्ता बन चुका होगा, एक न्यूरल पाथवे डेवलप हो चुका होगा, तब आप कह सकोगे कि हाँ, अब मुझे गिटार बजाने में उतने एफर्ट्स नहीं लगते। अब मेरे को गिटार बजाने में एक फ्लुएंसी आ गई है, तो फिर इन द रिज़ल्ट आपको गिटार बजाना आ चुका होगा। सेम फिनोमेना पढ़ाई में घटित होता है। हम जब भी पढ़ाई में कोई कांसेप्ट समझते हैं, समझने के बाद हम क्या करते हैं, बस समझने तक उसे सीमित रखते हैं। हमारे दिमाग में एक बायस पैदा होता है। यहाँ पर एक कॉग्निटिव बायस पैदा होता है। कॉग्निटिव बायस मतलब एक गलत अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। वो ये होती है कि अब अगर मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो अब मैं इसे परफ़ॉर्म भी अच्छी तरीके से कर पाऊँगा। मतलब अगर मुझे समझ में आ गई हैं चीज़ें, तो मैं एक्सप्लेन भी अच्छे से कर दूँगा। मतलब क्या होता है जब हम ऊपर-ऊपर से किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो हमें ये लगता है कि जो उसके माइनर फैक्टर्स हैं, माइनर फैक्टर्स कैसे सही तरीके से उसे सेंटेंसेस में लिखना, सही तरीके से उसे एक्सप्लेन कर पाना या फिर एक छोटे कांसेप्ट को दूसरे छोटे कांसेप्ट से कनेक्ट कर पाना, जो ज़रूरी होता है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी और थ्योरी के लिए भी। हम ये समझते हैं ये मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे कांसेप्ट समझ में आ गया है। इस वजह से हम उस पार्ट को वहीं छोड़ देते हैं और अगर रिवाइज़ करते हैं तो रिवीजन भी सिर्फ़ उसे दोबारा समझ करके या फिर रीड आउट करके उसके नोट्स को रीड आउट करके वहीं ख़त्म कर देते हैं। बट यहीं पर गड़बड़ होती है। हमारा ब्रेन न्यूरल पाथवे एक्सप्लेनेशन के नहीं बना पाता। हमारा ब्रेन न्यूरल पाथवे जो एक्चुअली रिट्रीविंग है, डेटा की रिट्रीविंग, एक तो हो गया डेटा को ब्रेन में लेना, स्टोर करना, बट जो एक्चुअल प्रोसेस है रिट्रीविंग, टेस्ट का मतलब क्या है? जो फाइनली आप लोग टेस्ट देंगे, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं समझने वाला, देखने वाला, वो रिट्रीविंग देखने वाला है कि आप एक लिमिटेड टाइम में कितना डेटा अपने ब्रेन से रिट्रीव कर पाते हो। एक गिवन सिचुएशन में, गिवन टाइम फ्रेम में क्या आप वो डेटा रिट्रीव कर पा रहे हो या नहीं? और हमने रिट्रीविंग के तो न्यूरल पाथवे बनाए ही नहीं, यहाँ से सारी गड़बड़ हो जाती है। जब आप रिट्रीविंग के न्यूरल पाथवे बनाते हो, रिट्रीविंग के न्यूरल पाथवे कैसे बनते हैं? एक्टिव रिकॉलिंग की प्रैक्टिस करके, ये जो कुछ मेथड्स हैं एक्टिव रिकॉलिंग के, इसकी प्रैक्टिस करके। आपने क्या किया, अब प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी रिट्रीविंग की, अंडरस्टैंड करने के बाद कांसेप्ट को, फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। अब वो क्या मेथड्स हो सकते हैं और एक्टिव रिकॉलिंग है क्या? एक्टिव रिकॉलिंग एक प्रोसेस है जो आपके रिट्रीविंग के न्यूरल पाथवे को मजबूत करती है, ताकि आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन पढ़ने के बाद आप उस डेटा का टेस्ट में यूज़ कर पा रहे हो या नहीं, वो कन्फर्म करती है, उसकी प्रैक्टिस आपसे करवाती है। क्योंकि फाइनली आपका टेस्ट रिट्रीविंग का होने वाला है। तो देखिए, एक्टिव रिकॉलिंग में क्या-क्या मेथड्स होते हैं। एक होता है ब्लर्टिंग मेथड, जो बहुत पावरफुल मेथड है।
ब्लर्टिंग मेथड में बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई की, आपने कोई कॉन्सेप्ट समझा या फिर आपने कोई लेक्चर अटेंड किया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, अपने स्कूल का, अपनी क्लास का, अपने चैप्टर का। उसको अटेंड करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है और उस नोटबुक में जल्दी-जल्दी से जो-जो चीज़ें आपको समझ में आई, आपको उसकी एक समरी टाइप फ़ॉर्म करनी है बट कीवर्ड्स को यूज़ करके। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स इन द सेंस, मान लीजिए आपने पढ़ाई की साइकोलॉजी की और आपने समझा कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन इमोशंस। अब आपको किस तरीके से लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस। इसका मतलब ये है कि आपको पूरे-पूरे सेंटेंसेस फॉर्म नहीं करने। जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो सिर्फ़ आप समझ पाओ कि हाँ, ये ऐसे-ऐसे है, आप उसे लिख पा रहे हो, सिर्फ़ उतने कीवर्ड्स आपको फॉर्म करने हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम बचेगा, एफर्ट्स कम लगेंगे। दूसरा, आपको जो ग्रामेटिकल पार्ट है बीच-बीच का, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो ब्लर्टिंग मेथड है, इसमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक नोटबुक का पेज है, यहाँ पे ना आपको एक साइड में एक रफ वर्क की स्पेस बना देनी है। यहाँ पे आप कीवर्ड लिखना शुरू करेंगे, अपनी समरी जो आपने डेवलप की है, उसको समझने के बाद, आप लगातार बिना रुके लिखना शुरू करेंगे। जब बीच में कोई गैप क्रिएट होगा, गैप क्रिएट होने का मतलब है कि मेरे को कुछ चीज़ याद तो आ रही है, लेकिन प्रॉपरली नहीं आ रही, हिंट याद आ रही है। मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं याद आ रहा कि डेफ़िनेशन के बाद मैंने क्या पढ़ा था, लेकिन हिंट याद आ रही है। उस हिंट को आपको यहाँ लिख देना है। या फिर मुझे एक डाउट है इसमें कि ये चीज़ ठीक है या नहीं, उस डाउट को आपको यहाँ लिख देना है। जो-जो गैप्स क्रिएट हुए, उन गैप्स से रिलेटेड फैक्टर्स, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। या उन गैप्स को लिख सकते हैं, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। जब आपने वो समरी पूरी कर ली, जब आपने पूरी तरीके से 100% अपने हिसाब से डेटा रिट्रीव कर दिया, चाहे वो 60% याद आया हो, 70% याद आया हो। अब जो फैक्टर्स मिसिंग थे, जो गायब थे, उनको अब आप एक बार चेक आउट कर लेंगे। उनको अब आप एक बार रीड आउट कर लेंगे वापस, समझ लेंगे वापस। एक तो लेक्चर के बाद, दूसरा लेक्चर के कुछ समय बाद, चाहे तो अगले दिन, चाहे तो रात को सोने से पहले, ये आप लोग कर सकते हैं इसको। देखो, इसको करने में ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना हम लोग सोचते हैं कि हमारा टाइम जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, इतना सारा समय मैं नहीं दे सकता। याद करने में, समझने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इतना समय लग जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस कब? देखो, ये बिल्कुल ऐसे है जब आप रिवीज़न को रीड आउट करते हो ना, आप बल्कि इससे ज़्यादा समय उसमें देते हो और आप प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर रहे होते। आपने कोई कॉन्सेप्ट समझा, आपने क्या किया, रिवीज़न के नाम पे उसे रीड आउट कर लिया। रीड आउट करने के बाद ब्रेन क्या करेगा, सिर्फ़ वही स्टेटमेंट ज़्यादा याद रखेगा जो पहले भी याद रख पाया था वो। उन पर उसका ध्यान, उसके इतनी ज़्यादा मेमोरी कंसोलिडेट हो ही नहीं पाएगी उन चीज़ों को लेकर के जो वो भूलता है एक्चुअली। यहाँ से वो आपको पॉइंटर्स पता चलेंगे। इसलिए नॉर्मल रीडिंग से अच्छा है आप इसकी प्रैक्टिस करो, लगभग उतना ही समय लगेगा। कुछ सेकंड ज़्यादा लग सकते हैं, कुछ मिनट्स मिनट्स ज़्यादा, बट अफोर्डेबल है। इसके बाद आती है फेनमैन टेक्निक। फेनमैन बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, उसके साथ-साथ एक बहुत बड़े एक्सप्लेनर भी थे। चीज़ों को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते थे, कांसेप्ट्स को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते थे। तो फेनमैन ने क्या चीज़ निकाली, उनकी टेक्नीक के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको कोई भी कांसेप्ट समझने के बाद अब आपको वो कांसेप्ट समझाना है और बिल्कुल इस तरीके से समझाना है जैसे आप बहुत ही एक छोटे बच्चे को समझा रहे हो या फिर बिल्कुल एक ऐसे इंसान को समझा रहे हो जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं है इस कांसेप्ट की। जब आप उसे समझाओगे तब आपको गैप्स पता चलेंगे कि मैं कहाँ-कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, उन कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस को, उन कॉम्प्लेक्स टर्म्स को तोड़ रहे हो, क्योंकि आपने समझा, सामने वाले को कुछ भी नहीं पता। जब आपको अपने गैप्स पता चलेंगे कि मैं कहाँ-कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, उन्हें लिख लो। उन्हें लिखने के बाद उन्हें और ज़्यादा फिर समझो, उन गैप्स पर काम करो। अगला मेथड है द क्वेश्चन मेथड। द क्वेश्चन मेथड बेसिकली क्या कहता है कि जो भी आप नोट्स बना लेते हो या आप नोट्स लेते हो कहीं से, किसी भी कॉन्सेप्ट के पढ़ने के बाद, समझने के बाद,
तो आप क्या करो, उन नोट्स को ना क्वेश्चन की फॉर्म में डाल दो। जो भी नोट्स का एक पैराग्राफ है, मान लीजिए वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है या स्पेसिफिक स्टेटमेंट के ऊपर है, उसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो। जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल है, मान लीजिए पहला पैराग्राफ है दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। वो नोट्स में आया कि साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाल दूँगा कि एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, और फिर उसका आंसर उसे समझने के बाद खुद करूँगा। क्वेश्चनिंग मेथड खासकर नोट्स में एक ईज़ीनेस प्रोड्यूस करता है, एक सही डायरेक्शन प्रोड्यूस करता है, एक ऑब्जेक्टिफाई कर देता है उन नोट्स को कि स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन बन करके आया या फिर मुझे कहीं समझाना है तो मैं किस तरीके से इस पर काम करूँगा। तब ब्रेन क्या उसे ऑब्जेक्टिवली देखेगा। पहले वो सब्जेक्टिवली एक नोट्स की तरह देख रहा है, बट अब वो उसे क्वेश्चन फॉर्मेट में और अच्छे से समझ पाएगा। फ्लैश कार्ड्स में बेसिकली क्या करना होता है, फ्लैश कार्ड्स में आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा, जो भी नोट्स पढ़े या फिर जहाँ-जहाँ गैप निकल कर के आया, कोई भी आपने टेक्निक्स यूज़ की इनमें और गैप निकल कर के आया कि ये पार्ट मैं भूल रहा था, समझ में प्रॉपर्ली नहीं आया, उनको लेकर के आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एआई टूल बताता हूँ, जो मैं भी यूज़ करता हूँ, दैट इज़ नोट जीपीटी। नोट जीपीटी में बेसिकली क्या होता है, आप ऑटोमैटिकली कोई भी पीडीएफ उसमें अपलोड करो, चाहे वो आपकी बुक बुक का पीडीएफ हो, चाहे कोई यूट्यूब की एक्सप्लेनर वीडियो हो या टीचिंग वीडियो हो। आप वहाँ पर उसका लिंक डालो, वो ऑटोमैटिकली फ्लैश कार्ड्स बना देगा उसके, वो ऑटोमैटिकली उसकी समरी बना देगा, उसके नोट्स बना देगा अगर आपको नोट्स चाहिए तो। वो ऑटोमैटिकली उसके माइंड मैप क्रिएट कर देगा जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो नोट जीपीटी है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप वहाँ से नोट जीपीटी पर क्लिक करके कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसमें कुछ फ़ायदा मेरा भी हो जाएगा। देखिए, और इसके साथ-साथ पहले एक्सप्लोर करिएगा। सीधा सब्सक्रिप्शन पर मत जाइएगा, पहले से समझिएगा कि नोट जीपीटी किस तरीके से काम करता है। बहुत अच्छा टूल है एकेडमिक्स के लिए। माइंड मैपिंग करना, बट मेमोरी का यूज़ करके। एक होता है आप नोट्स को पढ़ करके माइंड मैपिंग कर रहे हैं, माइंड मैप्स बना रहे हैं। एक होता है आप क्या कर रहे हैं, अपनी मेमोरी का यूज़ करके एक एक रिकॉलिंग प्रोसीजर को यूज़ करके माइंड मैप बना रहे हैं। रिट्रीवल कर रहे हैं उस वक़्त। कैसे? आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट का जो एक हेडलाइन है वो आपने लिख दिया। जैसे मान लीजिए आपने लिखा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, है ना? अब हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहला पॉइंटर आपको क्या याद आ रहा है जो उससे रिलेटेड है? आपने लिख दिया। उस पॉइंटर से रिलेटेड कोई चीज़ याद आ रही है। फिर हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई बड़ा सब पॉइंटर, आपस में उनको कनेक्ट करो कि आपस में वो कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट करते हैं क्या? और अगर कनेक्ट करते हैं, एक पॉइंटर अगर दूसरे पॉइंटर से कनेक्ट करता है तो उसका कनेक्शन करने का ज़रिया क्या है? वो क्या स्टेटमेंट है, वो क्या नॉलेज बेस है जो एक-दूसरे को कनेक्ट करती है वहाँ पर, वो भी आपने लिख देना है। इससे क्या होगा, एक वेब डिज़ाइन होगा। एक ऐसा वेब जिसको आप एक बार देख भी लोगे तो चीज़ें अपने आप रिकॉल हो जाएँगी, रिट्रीव हो जाएँगी और आपस में कनेक्टिविटी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वो कनेक्टिविटी जो साइकोलॉजिकली बनती है जब हम टास्क देने जाते हैं। माइंड मैप बनाना कैसे है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो पर भी बात की है। हालाँकि बहुत सारी रिवीज़न स्ट्रैटेजीज़ उनके ऊपर मैंने बात की हुई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट मेथड जिसको हम बेसिकली कहते हैं मॉक टेस्ट देना। आप बिल्कुल वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप लास्ट मोमेंट में करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, इसमें गलतियाँ क्या होती हैं? इसमें गलतियाँ ये होती हैं कि हम मॉक टेस्ट की तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मॉक टेस्ट दे तो रहे होते हैं घर पर, कहीं पर भी, लेकिन हम उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखते, जो टेस्ट में हमें मिलने वाला है। वो कंडीशनिंग का हम ध्यान नहीं रखते। टेस्ट में हम लोग टेबल चेयर पर बैठ करके टेस्ट दे रहे होते हैं। बट हम घर पर कभी-कभी बेड पर बैठ करके टेस्ट दे रहे हैं, तो एक जो कंडीशनिंग है, वो गड़बड़ा जाती है। आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, पोज़ीशन, प्लेस एंड टाइम। पोज़ीशन, प्लेस एंड टाइम का मतलब है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जो आपका फाइनल एक बैटलफ़ील्ड होगी, वो बैटलफ़ील्ड कहाँ पर होगी, किस पोज़ीशन में होगी? आप टेबल चेयर पर एग्ज़ाम दोगे, तो अपनी पढ़ाई, अपने मॉक टेस्ट टेबल चेयर पर करो। आपका टाइम फ्रेम क्या होगा? मान लीजिए स्पेसिफ़िकली सुबह और शाम के स्लॉट्स हैं 3 घंटे के,
तो वो जो 3 घंटे वाले स्लॉट्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा यूज़ करो अपनी डेली लाइफ में पढ़ाई के लिए, हाई कंसंट्रेटिव पढ़ाई के लिए और मॉक टेस्ट के लिए। उसके साथ-साथ प्लेस, प्लेस का मतलब है वो जो एग्ज़ैक्ट प्लेस रहेगी, उसमें क्या-क्या फैक्टर्स होंगे, जो आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने घर पर। जैसे एक 3 घंटे तक का शांति का माहौल अगर आप बना सकते हो, 3 घंटे तक अपने जो फ्रिक्शंस जो आपका डिसिप्लिन खराब कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, उनको साइलेंट करके दूर रख दिया या फिर दूसरे डिस्ट्रैक्शंस उनको लिख करके हटा दिया उन 3 घंटे के लिए। वो सब जब आप डिज़ाइन करते हो, तो एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें आप कॉपी करने लग जाते हो ब्रेन में और वो एक अच्छा पॉज़िटिव इफ़ेक्ट डालने लग जाता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो रिट्रीविंग और आसान हो जाएगी।